जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे फोटोसिंथेसिस के बारे में, तो फोटोसिंथेसिस में हम लोगों ने देखा कि लाइट रिएक्शन भी होती है और डार्क रिएक्शन भी होती है। फोटोसिंथेसिस के लिए जो जो रॉ मटेरियल चाहिए वो भी हम लोगों ने सारा का सारा कलेक्ट कर लिया था। लेकिन ऐसा होता है ना कि रेसिपीज किचन में यदि घुसे हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें बनाने का मन होगा। मतलब कि है कि सिर्फ रोटी बनाने से तो काम चलेगा नहीं, रोटी के साथ में सब्जी, चटनी, कड़ी, जो भी दही वगैरह हर चीज़ आपको ज़रूरत होगी। तो उसी की तरह हम लोगों को भी क्या करना पड़ेगा, फोटोसिंथेसिस करवाना है। फोटोसिंथेसिस के साथ में और जो रिएक्शंस होने वाली है उनके रॉ मटेरियल्स भी एक साथ में कलेक्ट करके पढ़ना है। तो इसीलिए हम लोग बात कर रहे थे, लाइट रिएक्शन की बात की हम लोगों ने, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन की भी मैं बात करने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आज हमारा लाइट रिएक्शन वाला टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो लाइट रिएक्शन के लिए कहाँ कहाँ से फोटो सिस्टम क्रिएट हो रहा था, लाइट है वो कितने नैनोमीटर की एब्सॉर्ब हो रही थी, कितने की नहीं एब्सॉर्ब हो रही थी, एंटीना मॉलिक्यूल्स है वो क्या काम कर रहे थे, जो सेंटर है, रिएक्शन सेंटर है वो क्या काम कर रहा था, तो वो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में बात की थी। आज हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे लाइट रिएक्शन को डीपली जिस प्रोसेस में पढ़ा जाएगा उसके बारे में। यहाँ पे जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड के लेवल पे, अब तो मतलब बड़े क्वेश्चंस को तो और ही छोटे छोटे कर दिया, तो आप लोगों को बहुत माइन्यूटली स्टडी करना पड़ेगा, हर एक चीज़ को बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले सबसे पहले आप टॉपिक स्टार्ट करने से पहले काम कीजिए कि यहाँ पे तिलक लगा लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये वाला टॉपिक है उसमें आपको पूरा का पूरा ध्यान एक ही जगह केंद्रित रखना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि भाई आप कुछ पढ़ रहे हो, चाहे कभी भी पढ़ रहे हो, मॉर्निंग टाइम में, नाइट टाइम में, इवनिंग, आफ्टरनून, जो भी आपका टाइम चल रहा है, जिस टाइम आप मेरा ये वीडियो देख रहे हो, तो उस टाइम ऐसे नहीं है कि भाई कुछ काम हो रहा है कि भाई पास में पतंग उड़ाई जा रही है तो पतंग पे ध्यान चला गया चलते चलते, ठीक है, किसी चीज़ की साउंड आ रही है तो म्यूज़िक बज रहा है तो भाई डीजे बज रहे हैं, काफ़ी ऐसे डिस्टर्बिंग चीज़ें हैं, बहुत सारी आसपास में होती रहती है। तो आप लोगों का जो कंसंट्रेशन है वो साइड में नहीं जाना चाहिए। आपका कंसंट्रेट क्रिएट करने के लिए आप लोगों ने देखा है कि बहुत सारे जो आदर्श विद्या मंदिर स्कूल होते हैं, ठीक है, तो आदर्श विद्या मंदिर स्कूल जो विद्या भारती के स्कूल चलते हैं वो उनमें पहले एक रूल हुआ करता था। अभी तो क्या है, स्कूल में रूल एंड रेगुलेशंस नाम की कोई चीज़ रही ही नहीं है, ठीक है। लेकिन हम लोग जब स्टूडेंट्स हुआ करते थे तो उस टाइम रूल था कि जिस टाइप से रूल होता है ना, नाखून नहीं बढ़े हुए होने चाहिए, 2 चोटी होनी चाहिए, जो तिलक है वो लगा हुआ होना चाहिए, बिंदी वगैरह नहीं, ठीक है। अभी तो गर्ल्स है वो फैशन करती है कि भाई नाखून उनके इतने लंबे लंबे, ठीक है, पता नहीं भगवान जाने वो काम कैसे कर लेती है हाथों से, ठीक है। मेरे तो थोड़े से भी बढ़ जाए ना तो बस वो आगे वाले नाखून लेके ही टूटेंगे। तो मतलब कि ये काफ़ी चीज़ें जो सिंसियरिटी हमारे स्टूडेंट लाइफ में थी वो अभी के स्टूडेंट लाइफ में हमें देखने के लिए नहीं मिल रही। हम लोग एज ए टीचर वो सारे रूल एंड रेगुलेशन जो हम लोगों ने फॉलो किए वो हम फॉलो करवा ही नहीं सकते, बच्चे मानते ही नहीं है। लेकिन हमें वहाँ उस टाइम कहा जाता था, मैंने आदर्श विद्या मंदिर में पढ़ी थी, तो उस टाइम बोलते थे कि आपको तिलक लगा के आना कंपलसरी है। तो बोले कि यार तिलक एक फैशन का पार्ट नहीं है, तिलक में ये होता है कि यहाँ का हमारा जो ये ब्रेन वाला पोर्शन है, इस पोर्शन में हमारा कंसंट्रेशन होता है। तो ये जब पोर्शन दबा हुआ रहेगा, ठीक है, तिलक लगा रहे हैं, बिंदी लगा रहे हैं, तो ये पोर्शन क्या है, यहाँ से दब रहा है, तो दबने से यहाँ पे अपना कॉन्सेंट्रेट है वो सारा का सारा एक जगह क्रिएट रहता है। हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो बहुत अच्छे से याद रहेगा हमें, ठीक है। और एक जो शायद वज्र आसन बोलते हैं उसको, कि आप घुटनों के बल बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, अपने पाँव है ऐसे नीचे की तरफ फोल्ड करके आप बैठ सकते हैं, वज्रासन जिसको कहा जाता है, तो वो भी आपके माइंड का कंसंट्रेशन है वो क्रिएट करता है। मतलब आप पढ़ते टाइम यदि आप, ज़रूरी नहीं है कि आप 2 घंटे पढ़ो, 3 घंटे पढ़ो, काफ़ी बच्चों की डिमांड चल रही है कि मैम टाइम टेबल पे वीडियो बनाइए, तो मैं कोशिश करूँगी अभी शायद नेक्स्ट वीडियो में आपको टाइम टेबल पे प्रोवाइड कर रहा हूँ कि टाइम टेबल किस टाइप से आपको फॉलो करना चाहिए। वैसे तो मैं ये बात कहूँगी कि टाइम टेबल जितना भी बनता है, ठीक है, मैंने भी आज तक बहुत सारे टाइम टेबल बनाए, लेकिन उसमें से यदि आपका 1 घंटा भी इधर उधर हो गया, ज़रूरी नहीं है आपका जो रूटीन वर्क चल रहा है वो रूटीन वर्क वैसे वैसे चलो, गेस्ट भी आ सकते हैं, ठीक है, आप भी कहीं लोग कहीं बाहर जा सकते हैं। मतलब टाइम टेबल जो बना हुआ है ना उससे क्या माइंड सेट होगा कि यार ये जो टाइम टेबल है अब इसके अकॉर्डिंग चलना था, ये 1 घंटा मेरा मिस हो गया तो इसको हम आगे एडजस्ट कर देते हैं, आगे एडजस्ट करेंगे तो आगे वाला टाइम टेबल है वो सारा का सारा उगचुक हो जाना है, ठीक है। तो आप अपना टाइम टेबल इस टाइप से क्रिएट कीजिए कि आप 6 घंटे आपको पढ़ना है तो 6 घंटे कभी भी निकाल लीजिए, नाइट में निकाल लीजिए, मॉर्निंग में निकाल लीजिए, दिन में निकाल लीजिए, शाम को निकाल लीजिए, जब आपको सूटेबल टाइम लग रहा है, आपको एकदम शांत दिमाग से बैठ के पढ़ सकते हैं तो उस टाइम आप 6 घंटे निकाल सकते हैं। और जिन्होंने पढ़ाई करना स्टार्ट ही नहीं किया तो वो अप्रॉक्स
2 घंटे तो निकालने की कोशिश कीजिए, 2 घंटे पढ़िए आप, ठीक है। तो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो लाइट रिएक्शन के अंदर किस टाइप से पीएस फर्स्ट और किस टाइप से पीएस सेकंड है वो वर्क करता है, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और एक थोड़ा चिल्लाया करो कम यार, ठीक है। तुम लोग तो चिल्लाना ही शुरू कर देते हो कि मैम वीडियो 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 वीडियो। मैंने आपसे कहा है कि मेरा थोड़ा सा बिजी शेड्यूल होने के कारण मैं वीडियो नहीं बना पा रही। एक वीडियो बनाने के अंदर जो आप 10 मिनट का वीडियो देखते हो या 15 मिनट्स का वीडियो आप देखते हो, उस एक वीडियो के अंदर अप्रोक्स माइंड सेट जो आपको माइंड सेट रखना है ना, वो 3 घंटे का टाइम लगता है, ठीक है। उस वीडियो को बनाने के लिए आपका सेटअप पूरा का पूरा मेरे को माइंड क्रिएट करना पड़ता है, माइंड सेट करना पड़ता है कि मैं बोर्ड पे क्या लिखूंगी, मैं आपको समझाऊंगी क्या, जिससे कोई भी डाउट नहीं हो। टचवुड आज तक जितना भी मैंने पढ़ाया है उसमें किसी भी बच्चे का मेरे को ये कमेंट नहीं आया, थैंक्स टू ऑल, कि किसी बच्चे का ये कमेंट नहीं आया कि हमें ये टॉपिक समझ में नहीं आया मैम, आपने बहुत ही ज़्यादा गंदा पढ़ाया है, ठीक है। तो वो सारा का सारा माइंड सेट करने के लिए मुझे भी करना पड़ता है कि मैं टॉपिक यहाँ पे क्या लिखूंगी, ये सारा का सारा थ्योरी मैटर कलेक्ट करना पड़ता है, मेरा माइंड सेट करना पड़ता है, वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ता है, एडिट करना पड़ता है, देन अपलोड, मतलब इस टाइप से माथाफोड़ी करके एक वीडियो का अप्रोक्स टाइम बताऊँ 3 घंटे जाते हैं, जिसमें हिंदी मीडियम का भी होता है, इंग्लिश मीडियम का भी होता है। अब ऐसा हो कि मैं बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल टीचर हूँ और मेरा सारा का सारा काम है वो प्रोफेशनल लोग कर रहे हैं, एडिटर अलग है, अपलोडिंग अलग है, थंबनेल अलग बना रहे हैं, टैग्स कोई अलग डाल रहे हैं, मतलब सारा काम अलग अलग करने वाले होते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होती। तो इसीलिए मैंने आपसे 2 दिन मांगे थे कि मैं 2 दिन से 2 दिन के बाद मैं आपकी वीडियोज़ अब रेगुलर कर दूँगी, बट आप तो मैं थोड़ी सी डिसअपॉइंट हूँ कि जैसे मैं मेरा 100% देने की कोशिश करती हूँ, मैं मतलब बहुत ऐसे मोटिवेट रहने की कोशिश करती हूँ कि मैं बच्चों को रेगुलर वीडियोस अपलोड करवाऊंगी, बट एक बार अपने दिल से सोचिए कि आप रेगुलर मेरे को आंसर कर रहे हैं। मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछती हूँ तो आप मेरे को आंसर करते हैं। 50 बच्चे आप एटलीस्ट एक क्लास में पढ़ रहे हैं, ठीक है, उनमें से यदि 2 ही बच्चे आंसर करें तो वो कितना परसेंटेज होगा? 100% का 1% जस्ट, ठीक है। तो उस 1% मोटिवेशन से मेरा मोटिवेशन कैसे कम करेगा? यदि आज आपको जो मैं टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ आपको यदि समझ में आया है, जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो आप मेरे को इसका आंसर करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक है, इस टॉपिक के बाद में साइकिल्स चलने वाले हैं बहुत सारे, ठीक है, जो बच्चों को बहुत ही रेयर केस में समझ में आता है। मैं मेरा 100% देने की कोशिश करूँगी, टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, जिसको समझ में आ जाए वो कमेंट करेगा, ठीक है। तो हम बात करते हैं आज लाइट रिएक्शन में होने वाली रिएक्शंस के बारे में, किस टाइप से पीएस फर्स्ट और किस टाइप से पीएस सेकंड है वो वर्क करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस लाइट रिएक्शन को और किस किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये सारे के सारे जो आपको ब्लू कलर में ऊपर दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे इसके नाम हैं, ठीक है। जिसमें नाम में हम सबसे पहले बात करें हिल रिएक्शन, साइंटिस्ट के नाम के कारण इसको क्या बोलते हैं? हिल रिएक्शन। देन यहाँ पे लिखा है फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन का मतलब क्या? लाइट भी आ रही है, CHO, ये सारी क्या है? केमिस्ट्री के पार्ट, इन दोनों को मिक्स कर दिया, फोटोकेमिकल रिएक्शन हो गया। फिर फोटोलाइसिस, वाटर का तोड़ना, वाटर को स्प्लिटिंग जो हो रही है वो सन के कारण हो रही है, तो इसको हम बोल सकते हैं फोटोलाइसिस, ठीक है। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मैंने समझा ही दिया कि इसमें वाटर है वो टूट रहा है, स्प्लिट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट है वो है फोटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक है। क्वेश्चन आपको इसी नाम से पूछा जाता है कि व्हाट इज फोटोफॉस्फोराइलेशन। फास्फोराइलेशन आपको ध्यान में है कि जो डीपी होता है, मतलब डाइफॉस्फेट होता है, वो एक फॉस्फेट आयन है, उसको ओढ़ लेगा और उसको लेने के बाद में क्या बना देगा? ATP बना देगा, मतलब एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट बना देगा, एनर्जी है उसको क्रिएट कर देगा, ठीक है। तो वो तो होता है फॉस्फोराइलेशन। बट हम यदि लाइट के प्रेजेंस में ये सारी काम करवा रहे हैं तो लाइट के प्रेजेंस में कराने के कारण इसको क्या कहेंगे? फोटोफॉस्फोराइलेशन। आगे मैं इसी चीज को आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं, ये आगे आपको जो साइकिल में बना हुआ दिख रहा है कि नॉन साइकिल मैंने लिखा है, ठीक है। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो नॉन साइक्लिंग करेंगे, नेक्स्ट हम स्लाइड में बात करेंगे वो साइक्लिक के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे नॉन साइक्लिक को आप एक बार सेपरेटली छोड़ दीजिए। उसके बाद हम बात करते हैं जनरेशन ऑफ एसिमिलेटरी पावर्स। जो भी एसिमिलेशन होगा इसमें पावर्स जो जनरेट होगी NADH और ATP वगैरह, तो इन सब का जो जनरेशन है वो कहाँ होगा?
लाइट रिएक्शन में होगा। हम लोगों ने देखा एटीपी वगैरह का फॉर्मेशन, O2 का फॉर्मेशन वो लाइट रिएक्शन में होता है, और डार्क रिएक्शन में क्या होता है, ग्लूकोज शुगर बनती है। ठीक है, तो यहाँ पे अब इसके सारे के सारे रॉ मटेरियल है वो मैंने आपको एक साइड में यहाँ लिख दिए। अब आपको ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने यदि टॉपिक स्टार्ट किया है, लिखना शुरू किया है, तो आप लोगों ने सिर्फ हेडिंग है वो अभी तक लिखी होगी, आगे टॉपिक है वो समझना बाकी है। तो आप एक काम कीजिए कि यहाँ पे आपकी जो नोटबुक है, ठीक है, इस नोटबुक में एक पेज ये है, एक पेज ये है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस बने जाएंगे फोटोसिंथेसिस में, वो फोटोसिंथेसिस में क्वेश्चन बनते हैं आपके डिफरेंस के बेस पे ज़्यादा। ठीक है, आपसे पूछ लिया पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड का डिफरेंस बताओ। ठीक है, आपने डिफरेंस के बेस पे काम किया है तो आप पीएस को भी अलग लिख सकते हो, पीएस सेकंड को भी अलग से लिख सकते हो, दोनों के डायग्रामेटिक आप लोग दोनों चीज़ें इसको अलग से एक्सप्लेन कर सकते हो। उसी टाइप से आपको फोटो फॉस्फोराइलेशन है वो 2 पार्ट्स में पूछा जाता है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, तो ये ऊपर हेडिंग लगा लीजिए आप। ये हेडिंग लगाने के बाद में इस साइड पेज पे, ठीक है, जो आपका फर्स्ट पेज रहेगा उस पे आप लिखिए नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, इस साइड फॉस्फोराइलेशन साइक्लिक। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसका डायग्राम इतनी दूर में ड्रॉ कर लेंगे, जो मैं आपको ये डायग्राम आगे समझाने वाली हूँ। इस डायग्राम को आपने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, साइक्लिक के डायग्राम को आपने यहाँ डिफरेंस यहाँ पे शो कर दिया। उसके बाद में यहाँ पे और यहाँ पे आप इन दोनों के डिफरेंस लिख सकते हैं। ठीक है, तो पर्टिकुलर बोले कि आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा जाए, एक ही क्वेश्चन कौन सा, जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है, तो आप ये पूरा का पूरा पेज है वो याद कर सकते हैं। साइक्लिक पूछे तो आप ये पूरा का पूरा पेज लर्न कर सकते हैं, और डिफरेंस पूछे तो भाई आप ऐसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आप इस टाइप से इसके नोट्स बनाइएगा, अदरवाइज ये टॉपिक थोड़ा सा हार्ड रहेगा समझने के लिए। ठीक है, अब इसके रॉ मटेरियल यहाँ पे आप देखिए, रॉ मटेरियल क्या क्या चाहिए। सबसे पहले पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड, जिसको हम फोटो सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, फोटो सिस्टम या पिगमेंट सिस्टम के नाम से हम लोगों ने देखा था। पीएस सेकंड है वो क्या है, 680 नैनोमीटर पे, और पीएस फर्स्ट है वो क्या है, 700 नैनोमीटर पे। ये दोनों क्या बनाते हैं, रिएक्शन सेंटर बनाते हैं, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी से मेजरली बने हुए होते हैं। उसके साथ में जो छोटे छोटे पार्टिकल्स और होते हैं, जैसे ये मैंने पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड लिखा है, आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे जो छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं आपको, ये छोटे छोटे जो पिगमेंट्स हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, एंटीना मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। अभी एंटीना मॉलिक्यूल्स और रिएक्शन सेंटर, इन दोनों को साथ में मिला के हमने कहा लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है भाई। ये पूरा का पूरा और ये पूरा का पूरा, ये क्या है, लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम या लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स हम बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसी पोर्शन को फोटो सिस्टम बोलते हैं, और ये जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, तो ये यहाँ पे यदि 680 के लिए काम कर रहा है तो LHC सेकंड, और यदि ये PS 700 के लिए काम कर रहा है तो ये LHC फर्स्ट के नाम से जाना जाता है। तो इस टाइप से आप ये दोनों चीजें हैं वो ध्यान में रख सकते हैं। यहाँ दोनों चीजें ध्यान में रखने के बाद में हम लोग बात करेंगे कि ग्रेना थाइलेकोइड्स और स्ट्रोमा थाइलॉइड्स, हम लोगों ने देखा था पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड है वो कहाँ पाए जाते हैं और कहाँ नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, ये तो हमें ध्यान में है कि ग्रेना पोर्शन में ही पाए जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन ग्रेना पोर्शन और बीच में जो स्ट्रोमा लैमिली थी, ठीक है, उनके अंदर क्या पाए जाते हैं, यहाँ थाइलेकोइड्स के अंदर बहुत सारे क्वांटासोम्स पाए जाते हैं जो पिगमेंट्स की तरह वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए मैंने ये 2 सिक्के बनाए और नीचे लंबी सी प्लेट बना दी। ठीक है, तो ये क्या हो गई, यहाँ पे स्ट्रोमा वाला लेमिला वाला पोर्शन हो गया, और ये दोनों पोर्शन क्या हो गए, थाइलेकोइड वाले पोर्शन हो गए। अब ये वाले जो पोर्शन यहाँ से जो मैंने ब्लू कलर में बनाए, जो चिपके हुए रहते हैं आपस में, उनके बीच में किसी टाइप का कोई स्पेस नहीं है, तो ये वाला पोर्शन कौन सा है, एसोसिएटेड पोर्शन है, मतलब आपस में चिपका हुआ पोर्शन है। तो इसमें क्या होगा, पीएस सेकंड मतलब कि 680 नैनोमीटर है, उसकी लाइट है वो 680 वाले पोर्शन पे क्या की जाएगी, ये एब्जॉर्ब की जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया ये बात। उसको हम क्या कहेंगे, अप्रेस्ड पोर्शन, चिपका हुआ पिचका हुआ जो भी आप बोलना चाहें, अप्रेस्ड पोर्शन बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद में ये जितना का खाली हमें खुला खुला पोर्शन दिख रहा है, हमें बाहर की सरफेस है वो दिखाई दे रही है, एक्सप्रेस सरफेस है वो क्या हो रही है, एक्सप्रेस हो रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे, नॉन अप्रेस्ड पोर्शन। इसमें पीएस फर्स्ट मतलब 700 की रेंज की जो लाइट है उसको एब्जॉर्ब किया जा रहा है। ठीक है, तो आप लोगों को ये पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड समझाया था, तो आपको ये वापस एक बार आपका रिवीजन जैसे हो गया तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे कुछ ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स होंगे।
ठीक है। ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स में आप लोगों को जो 3 मिनरल्स के नाम ध्यान में रखने हैं वो ध्यान में रखने हैं Mn2+, Ca2+ और Cl, मैग्नीज, कैल्शियम और क्लोरीन, ठीक है। तो आपको ये सारे के सारे ध्यान में रखने हैं। अब उसके साथ में आपको ध्यान में रखना है कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने के लिए जो कैरियर्स प्रेजेंट होंगे यहाँ पे, उन कैरियर्स के नाम है वो मैंने अदर कंपोनेंट में लिखे हैं, तो वो यहाँ पे आपको ध्यान में रखने हैं फियोफाइटिन, ठीक है। ये नाम आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, आप एक साइड में इनको लिख लीजिए। फियोफाइटिन, प्लास्टोक्विनिन, पीक्यू के नाम से जाना जाता है इसको, साइटोक्रोम B6 FD कॉम्प्लेक्स होगा, ब्लू कलर का प्लास्टोसाइनिन होगा, ठीक है। ये सारे के सारे क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने का काम करेंगे कि भाई जिस टाइप से मजदूर है ईंटों को एक दूसरे को पास करते हैं ना, ठीक है, तो उसी टाइप से ये पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या होंगे कि ये कंपोनेंट्स है वो काम करेंगे इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह पहुंचाने के लिए। तो आपको किस किस को याद रखना है, फियोफाइटिन को, प्लास्टोक्विनिन को, साइटोक्रोम B6 को, FD कॉम्प्लेक्स को और ब्लू कलर का प्लास्टोसाइनिन है। तो आपको ये नाम है वो याद करने पड़ेंगे क्योंकि बायोलॉजी में यदि किसी टाइप का कोई अलग नाम नहीं आए जिस नाम को मैं यूँ कहूँगी कि तो आपको रटने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो ऐसा कोई टॉपिक है ही नहीं, ठीक है, इसीलिए बायोलॉजी को बोलते हैं रटाफिकेशन वाला है, जबकि बायोलॉजी समझ के पढ़ी जा सकती है, लेकिन ये नाम है वो कहीं ना कहीं आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, लर्न करने पड़ेंगे, ठीक है। तो आप ये नाम आप लर्न कर लीजिए। उसके बाद हम बात करें कि PEA मैंने लिखा है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ठीक है, कि भाई यहाँ से इस पोर्शन से जो इलेक्ट्रॉन छलांग मार के जाएगा तो उसको सबसे पहले कैच कौन करेगा, तो वो कौन होगा, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो PS फर्स्ट हमारे यहाँ है, ठीक है। तो PS फर्स्ट का जो रहेगा वो रहेगा FeS, ये टाइप की प्रोटीन रहेगी, फेरोडॉक्सिन रिडक्शन सब्सटेंस के नाम से जाना जाएगा उसको, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं PEA फ्रॉम PS सेकंड के लिए यहाँ पे जो पोर्शन है वो कौन सा है, फियोफाइटिन, क्लियर। तो फियोफाइटिन और PES आपको ध्यान में रखना है, ये क्या है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, ठीक है। इतनी बात लिखने के बाद में यहाँ पे मैंने आपसे क्या क्या डिस्कस किया, मैंने आपसे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स डिस्कस किया जिसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा कि एक तो रिएक्शन सेंटर होता है और क्या होता है, एंटीना मॉलिक्यूल्स होते हैं। उसी के साथ में हमने प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर दोनों के लर्न कर लिए, और बीच का जितना पोर्शन, ये आपको एक जड़ जैसी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही होगी बनी हुई, इस स्ट्रक्चर में हम लोग जिसके बारे में बात करने वाले हैं उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन को कैच करने का जो काम कर रहे हैं वो हम, जिसमें हम लोगों ने इन सब कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा, तो ये आप सब लर्न कर लीजिए। उसके बाद में हम लोग बात करने वाले हैं अभी नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के बारे में। अब इतना रॉ मटेरियल पढ़ने के बाद में हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के बारे में। हम यहाँ पे दो टाइप के फॉस्फोराइलेशन पढ़ेंगे जिसमें हम लोग साइक्लिक और नॉन साइक्लिक। साइक्लिक में आपको ध्यान में है कि कोई भी चीज़ यहाँ से शुरू होती है वो घूम फिर के वापस यहीं पे आ जाए, ठीक है, कि मतलब हम लोग बात करें कि यहाँ पे यदि कोई रिएक्शन स्टार्ट हुई है वो रिएक्शन घूम फिर के वापस यहीं को मुड़ जाए, ठीक है, तो वो क्या रहेगा, साइक्लिक रहेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे यदि किसी एक चीज़ ने यहाँ से रिएक्शन स्टार्ट की और उसने अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फेंका, इलेक्ट्रॉन वापस घूम के यहाँ नहीं आके वो किसी और के पास चला गया, ठीक है, देन उसने वापस फेंक के कहीं और पे इसको डाल दिया, ठीक है। तो इस टाइप से ये क्या होगी, रिएक्शन हमारे जेड स्कीम, ठीक है, जड़ जैसी स्ट्रक्चर बन रही है। तो आप लोग यहाँ पे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है उसको जेड स्कीम के नाम से भी बोल सकते हैं। अब ये डायग्राम आपको इजीली कैसे ड्रॉ करना है, इस डायग्राम को ड्रॉ करने का तरीका बताती हूँ। काफ़ी दिन हो गए जैसे कि हम लोग एनिमल फिजियोलॉजी पढ़ते थे, उसमें मैं आपको डायग्राम ड्रॉ करना बताती थी कि उसके डायग्राम थोड़े से कॉम्प्लेक्स हुआ करते थे। तो यहाँ पे जो आपकी ये साइकिल है, इस साइकिल को ड्रॉ करने का जो तरीका है वो तरीका ऐसे रहेगा कि भाई आप अपनी हाफ पेज है, मतलब आप 6-7 लाइनें, ठीक है, अपनी कॉपी के 6-7 लाइन है उसमें आप यहाँ पे लाइन कीजिए, उसके बाद में 2 लाइन नीचे छोड़ दीजिए, 2 लाइन है वो ऊपर की तरफ छोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये वाला जो पूरा का पूरा पोर्शन है, ठीक है, ये क्या रहेगा, हमारी थाइलेकोइड मेम्ब्रेन वाला पोर्शन रहेगा, और ये वाला जो पोर्शन रहेगा वो रहेगा हमारे यहाँ पे थाइलेकोइड की ल्यूमेन। ल्यूमेन का मीन्स होता है खाली जगह, ठीक है, कि भाई हम इस थाइलेकोइड की बात कर रहे हैं, तो ये वाला पोर्शन क्या हो गया, खाली पोर्शन हो गया, और ये वाली जो हिस्सा हो गया वो हमारी क्या होगी, मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं PS फर्स्ट और PS सेकंड है
वो कहाँ पे प्रेजेंट है, मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो रिएक्शन है वो कहाँ चल रही है, यहाँ थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन पे। तो ये इसके इनर साइड, ये आउटर साइड, और आउटर साइड में क्या प्रेजेंट है, हमारे स्ट्रोमा प्रेजेंट है, ठीक है। स्ट्रोमा के अंदर डार्क रिएक्शन चल रही है, थाइलेकोइड के लुमेन पोर्शन में और थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन में क्या चल रही है यहाँ पे, मतलब पूरा ओवरऑल ग्रेना बोल सकते हैं, लाइट रिएक्शन चल रही है, ठीक है। तो इस टाइप से आप ये चीज ड्रॉ करने के बाद में एक गोला यहाँ बनाइए, एक गोला यहाँ बना के छोड़ दीजिए। इसके नीचे आपको छोटे छोटे गोले और बनाने हैं। अब ये जो छोटे छोटे गोले हैं ये क्या है, एंटीना पिगमेंट्स हो गए। अब ये एंटीना पिगमेंट्स, और यहाँ पे मैंने ये जो PS680 लिखा है, मतलब ये LHC सेकेंड हो गया। तो ये वाला पोर्शन है, ये रिएक्शन सेंटर है, और इस रिएक्शन सेंटर में क्या होगा कि यहाँ पे 680 से नीचे वाली जो वेवलेंथ की रेज होगी उनको कलेक्ट करके इसको दिया जाएगा, ठीक है। 680 की तो कर ही रहा है, 680 से नीचे वाली जो वेवलेंथ की रेज है उनको भी छोटे छोटे एंटीना मॉलिक्यूल्स लेके इसमें डाल देंगे, क्लियर। उसके बाद में ये इलेक्ट्रॉन है वो जेड स्कीम के टाइप से घूमेगा। तो एक थोड़ी मोटी लाइन रखते हुए, इस गोले के बराबर लाइन रखते हुए, जो अपनी कॉपी वाली लाइन होती है ना, उसके जितना आप लाइन रख सकते हैं, तो आप लाइन को यहाँ पे रखिए और इस टाइप से आप एक जेड स्कीम बना के पहले से ही छोड़ दीजिए, ठीक है। उसके बाद में आपको बनाना है, ये मत बनाना, फिर आपको एक गोला और बनाना है। इसमें आपने लिखा PS700 LHC फर्स्ट, और ये आपने छोटे छोटे फिर यहाँ पे मॉलिक्यूल्स बना दिए, क्या एंटीना मॉलिक्यूल्स, जो 680 से अबोव, 680 से ऊपर की है ना जो रेंज की वेवलेंथ की रेज होगी उसको कलेक्ट करके इसको देने का काम करेंगे रिएक्शन सेंटर को, ठीक है। देन आप इतना पोर्शन है वो आप इजीली ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ जो ल्यूमेन वाला पोर्शन बनाया है, तो ल्यूमेन वाले पोर्शन से ही क्या आ रही है, फोटोन, मतलब ऊपर से जो सनलाइट आ रही है उसको ल्यूमेन ने कलेक्ट किया, ठीक है। और यहाँ पे ल्यूमेन वाले पोर्शन में प्रेजेंट क्या है, H2O प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस होगा, ठीक है। अब ये हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, यहाँ मैंने 4H2O लिखा है। यदि बोर्ड पे कोई चीज़ आपको क्लियरली नहीं समझ में आती तो इसके बोर्ड की इमेजेस है वो टेलीग्राम पे अवेलेबल है। ये 4H2O है, इसका क्या होगा, OEC, मतलब ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स के थ्रू यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस हो गया। सनलाइट आई, इसको तोड़ दिया, सनलाइट इसको तोड़ना है, वो क्या कहते हैं हम इसको, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर या फोटोलाइसिस। ये चीज़ इतनी कंप्लीट होने के बाद में फोटोन है उसको ये कलेक्ट कर लेगा, उसी के साथ में फोटोलाइसिस के थ्रू जो इलेक्ट्रॉन आए, इन इलेक्ट्रॉन को भी यहाँ पे इसको कैच कर लिया जाएगा, ठीक है। और ये पूरी की पूरी प्रोसेस है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन छलांग मार के यहाँ तक जाएंगे, ये सारी की सारी प्रोसेस है वो प्रोटॉन मोशन फोर्स के कारण होती है। अब ये प्रोटॉन मोशन फोर्स हो गया, या ये जो रिएक्शंस है वो मेरे से ज़्यादा बेटर आप जानते हैं, आप फिजिक्स में पढ़ रहे हैं और केमिस्ट्री भी साथ में पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी के साथ में, मैं सिर्फ बायोलॉजी पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये OEC है, इसकी आप फुल फॉर्म लिख सकते हैं, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे 4H2O वो किस में टूटे, 4 हाइड्रोजन में, 4 इलेक्ट्रॉन में, 2H2O और O2 है वो यहाँ से रिमूव हो गया। तो हम कहते हैं ना लाइट रिएक्शन में है, ATP का फॉर्मेशन होगा, NADPH2 का फॉर्मेशन होगा, और यहाँ पे क्या इसका फॉर्मेशन होगा, O2 का। तो O2 हम लोग बना चुके, बन गई, कितना इजी है ना, कि भाई पानी आया, उसको सनलाइट ने तोड़ा और यहाँ से ऑक्सीजन बन गई, ठीक है। बाउल में ट्राई मत करना, बाउल में नहीं होगा, थाइलेकोइड चाहिए उसके लिए, ठीक है। तो ये सारी की सारी प्रोसेस है, आप बना लीजिएगा। अब मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा गंदा करने वाली हूँ, ठीक है। इतना पोर्शन आप बनाने के बाद में नेक्स्ट डायग्राम में वो ड्रॉ कीजिएगा। तो चलिए अब हम लोगों ने इस डायग्राम को कर दिया गंदा। अब इस डायग्राम को यहाँ पे देखिए, मैंने आपको इस डायग्राम को थोड़ी सी चीज़, सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने रॉ मटेरियल में लिखी थी, वो सारी की सारी चीज़ें मैं यहाँ कुकर में डाल चुकी। तो यहाँ पे आप देखिए इस डायग्राम को बहुत ध्यान से देखना है आपको कि सबसे पहले हो क्या रहा है, ठीक है। सबसे पहले आपको ये डायग्राम तो समझ में आ गया, ठीक है, कि यहाँ से भाई H2O टूट रहा था, फोटोन, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन है उसको एक्सेप्ट कौन कर रहा था, PS680, ठीक है, उसने एक्सेप्ट कर लिया। ये रिएक्शन सेंटर है, एंटीना मॉलिक्यूल्स है वो 680 से नीचे के जितने भी वेवलेंथ वाले थे उनको ऑब्जर्व करके 680 तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो इतनी बात आपको जहां समझ में आ गई, इस बात के बाद में क्या होता है, ठीक है। अब भाई कोई मतलब ये क्या हूँ, मैं हूँ, ये क्या हूँ, मैं हूँ। अब मेरे को यहाँ पे क्या हुआ कि भाई मैं गरीब इंसान हूँ और मेरे को बहुत सारे पैसे हैं वो मिल गए, ठीक है। अब पैसे मिल गए कि यहाँ से भाई फोटॉन्स मिल चुके,
यहाँ पे H2 है वो भी मिल चुका, जो चीज़ मेरे को चाहिए थी वो मेरे को मिल गई। अब मेरे को वो चीज़ मिल गई तो भाई मैं यहाँ पे रहना पसंद करूँगी? नहीं करूँगी, मैं घूमने फिरना जाना पसंद करूँगी। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ रहना पसंद नहीं करते। इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, यहाँ पे इस एनर्जी लेवल से ये ऊपर हाई एनर्जी लेवल पे जाना पसंद करेंगे। तो यहाँ से ये उड़ के कहाँ चले जाएंगे, ऊपर की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, अब हायर एनर्जी पे चले गए। हायर एनर्जी पे जाने के बाद में यहाँ पे सबसे पहले इसका जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है यहाँ पे, फियोफाइटिन। PS सेकंड के बारे में बात करें तो कौन है, फियोफाइटिन। तो आपको फुल फॉर्म्स यहाँ देखनी है और यहाँ पे मैंने सिर्फ शॉर्ट फॉर्म्स लिखी है। तो फियोफाइटिन ने इलेक्ट्रॉन को कैच कर लिया। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन को कैच करने के बाद में ये किसको दे देगा, PQ को देगा। अब ये भाई PQ क्या है, PQ हमारे यहाँ पे हो गया प्लास्टोक्विनिन। ठीक है, तो प्लास्टोक्विनिन ने इसको कैच कर लिया कि भाई मैं यहाँ से दिल्ली गई और दिल्ली से मैं किसी भी हिली एरिया में जाना चाहती हूँ, मैं वहाँ पे चली गई। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पे फियोफाइटिन आपको ये ध्यान में रखना है और सेकंड प्लास्टोक्विनिन आपको ध्यान में रखना है। दो जगह में जा चुकी, ठीक है, दिल्ली और मनाली में घूम चुकी। यहाँ जाने के बाद में क्या होता है कि यहाँ पे ये प्रोसेस है वो अपहिल है। ठीक है, ये प्रोसेस क्या है, अपहिल है। यहाँ पे गरीब थी मैं, पैसे मैंने खूब सारे कमा लिए, यहाँ पे मैं क्या हो गई, पैसे वाली थी, तो मैं कहाँ जाने के लिए कैपेबल थी, ऊपर जाने के लिए। ये रिएक्शन कौन सी थी, अपहिल। ठीक है, ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, बट अब थोड़े दिन में सोचूंगी कि यार पैसे तो खत्म होने वाले हैं, अब मेरे को वापस जाके क्या करना पड़ेगा, जॉब करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ से मैं वापस नीचे आऊँगी, यहाँ नहीं आ रही वापस। ठीक है, यहाँ से मैं नीचे आऊँगी और दूसरी जॉब कर ली। इस जॉब से मैंने पैसा खूब सारा कमा दिया, अब मैं दूसरी जगह चली गई। ठीक है, अब मैं जब दूसरी जगह जा रही हूँ तो यहाँ पे मेरे पैसे क्या हो रखे हैं, खत्म हो रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा एनर्जी लेवल है वो वापस कहाँ आएगा, नीचे आएगा। यहाँ एनर्जी लेवल हाई एनर्जी जा रहा था, हाई एनर्जी से लो एनर्जी आ रहे हैं, तो लो एनर्जी में आप देखिए ये प्रोसेस कैसी रहेगी, डाउनहिल प्रोसेस रहेगी। ठीक है, तो यहाँ से आपको ध्यान में रखना है, इलेक्ट्रॉन्स लिए, इलेक्ट्रॉन किसको दिए यहाँ पे, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को, जिसको हम फियोफाइटिन कर रहे हैं, और ऊपर प्लास्टोक्विनिन के पास में। अब प्लास्टोक्विनिन का यहाँ क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन है वो भी यहाँ से रिमूव होंगे, वो बनाना आपको जरूरी नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ नाम ध्यान में रखना है। उसके बाद में यहाँ पे और कौन कौन सी चीजें यहाँ पे रह गई, यहाँ पे देखिए साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स लिखा है हमने, तो हमने ये भी लिख दिया। ठीक है, उसके बाद में हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है प्लास्टोसाइनिन, तो हमें प्लास्टोसाइनिन का भी यूज करना है। ये लो हमने प्लास्टोसाइनिन का भी यूज कर लिया। तो इस टाइप से आपने 2 फैक्टर्स आपने यहाँ लिखे, फिर 3 फैक्टर्स आपने यहाँ लिखे डाउन स्ट्रीम में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है वो वापस अपनी जगह घूम के नहीं आके किसी और के पास में चला गया। किसी और के पास कौन है, PS 700, मतलब LHC फर्स्ट, इसके पास में चला गया। अब ऐसे तो है नहीं वहाँ पे फोटोन नहीं है, वहाँ पे भी फोटोन है, वहाँ पे भी भरपूर पैसा है, वहाँ पे भी आपको जॉब पे खूब सारा पैसा मिलने वाला है। तो यहाँ से भी क्या होगी, सोलर एनर्जी से इसको एनर्जी मिल गई। अब ये सोलर एनर्जी से एनर्जी मिल गई तो ये फिर वापस ऊपर जाने की कोशिश करेगा, अपनी लोअर एनर्जी में रहेगा ही नहीं, ये फिर हायर एनर्जी लेवल पे जाने की कोशिश करेगा। अब ये हायर एनर्जी लेवल पे जाएगा तो आप ध्यान में रखिएगा, PS फर्स्ट है वो किस पे जा रहा है, FeS, फेरेडोक्सिन रिडक्शन सब्सटेंस। तो इसके पास गया, इसके पास जाने के बाद में ये FD फेरेडोक्सिन है, इसके पास में चला जाएगा। अब ये FD क्या करेगा, यदि ये FD वापस इधर ही घुमा दे, इसके पास 2 ऑप्शन है, FD वापस यदि इधर ही घुमा दे, इधर घुमा देगा, मतलब ये रिएक्शन कैसी हो जाएगी, साइक्लिक हो जाएगी। हम लोग जो नेक्स्ट साइक्लिक रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं नॉन साइक्लिक रिएक्शन। जब साइक्लिक पढ़ेंगे तो हम लोग इसी रिएक्शन को यही घूमते हुए देखेंगे कि भाई FD अपने मूड से काम कर सकता है। ठीक है, FD जैसे MD होते हैं ना, FD याद रह जाएगा, तो FD अपने मूड से काम करेगा, चाहे तो इधर घुमाएगा तो वो साइक्लिक हो जाएगा, और इसको और एनर्जी बनानी है तो ये क्या कर देगा, उसको बाहर की तरफ फेंक देगा। अब इसने बाहर की तरफ फेंक दिया इलेक्ट्रॉन को, तो यहाँ पे देखिए ये स्ट्रोमा वाले पोर्शन में ये यहाँ से बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो बाहर जाके अब जब ये लेवल जा रहा था, इस लेवल में ADP और IP मिलके ATP बना रहे थे, मतलब एक ATP। आपको क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, यदि 1 नंबर से क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है, उसमें प्रोडक्ट क्या क्या बनते हैं, O2 बन रहा है,
ऑक्सीजन बन रही है हमारे लिए, एक एटीपी बन रहा है, हाँ जी बन रहा है, ठीक है। उसके बाद में क्या बनता है यहाँ पे 2 NADPH2 बनते हैं, तो यहाँ पे 2 NADP आए, ठीक है। NADP है वो 4 हाइड्रोजन को, क्योंकि यहाँ पे हम हाइड्रोजन तो भूल ही चुके, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों में तो टूटे, इलेक्ट्रॉन भी बने, तो ऑक्सीजन तो रिमूव, हाइड्रोजन है वो यहाँ पे इसके साथ में जुड़ के 2 NADPH2 बना देंगे। अब ये 2 NADPH2 है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में चले जाएंगे। हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसमें ये बात पढ़ने वाले हैं कि NADPH2 है, एक NADPH2 है वो 3 ATP के बराबर होता है, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग आगे रेस्पिरेशन पे पढ़ेंगे, लेकिन अभी तक आपको ध्यान में क्या रखना है कि ये ATP का बड़ा मॉलिक्यूल बनाने का काम कर रहा है, 2 NADPH2 बनाने का काम कर रहा है। तो नॉन साइक्लिक है वो 2 NADPH2 बना रहा है, एक ATP बना रहा है और एक O2 बना रहा है। तो ये सब चीज़ों को आप लोगों को ध्यान में रखना है। अभी जो कंप्लीट थ्योरी है वो तो हम लोग डिफरेंस में पढ़ने वाले हैं ही, ठीक है। तो आपको ध्यान में क्या क्या रखना है, ये अपहिल डाउनहिल अपहिल हो गया जेड स्कीम, ठीक है। PS680 ने अपना इलेक्ट्रॉन है वो किसको दिया यहाँ पे, या फियोफाइटिन को, फिर प्लास्टोक्विनिन को, फिर साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स को, फिर प्लास्टोसाइनिन को, देन वापस PS700 को, फिर FAS और देन फेरेडोक्सिन, उसके बाद में ये वापस बाहर की तरफ फेंक देंगे। तो इस टाइप से ये आपका जो कंप्लीट डायग्राम रहेगा वो रहेगा आपका नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का। तो ये आप डायग्राम ड्रॉ करना है, कहाँ कहाँ कौन सी चीज़ बन रही है वो मैंने आपको अच्छे से समझा दी। ATP बन रहा है, एक O2 का मॉलिक्यूल बन रहा है और यहाँ पे 2 NADPH2 बन रहा है। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे साइक्लिक के बारे में। तो बच्चों अब हम लोग बात करने वाले हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के बारे में। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन नाम से समझ में आ रहा है कि इसमें एक साइकिल बनेगा, जिसमें जहाँ से रिएक्शन शुरू हुई थी वो वहीं पे आके क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रॉन PS700 को मिल रहा था, वो मिल रहा था H2O के टूटने से, और H2O का टूटना है वो PS सेकंड के फॉर्म में। वहीं पे हम लोगों ने देखा यहाँ पे किसी टाइप का H2O नहीं टूट रहा, तो किसी टाइप का O2 है उसका जनरेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स मिले थे इसको, अब इस इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और ये जो एंटीना मॉलिक्यूल्स है वो बाहर से लाइट को कलेक्ट करने का भी काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इतना पोर्शन आपको वही सेम वाला बनाना है। उसके बाद में एक आपको एक ये 2 साइकिल बना के छोड़ देनी है, ठीक है। अब इन 2 साइकिल्स में आपको ये सारे के सारे कंपोनेंट्स है वो एडजस्ट करना है कि भाई कौन सा कंपोनेंट है वो कहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने बात की थी PS700 जो LHS फर्स्ट है, इसके अंदर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो कौन है, FeS, कौन है, फेरेडोक्सिन सब्सटेंस, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसने लिया, अब इसने लेने के बाद में ये फेरेडोक्सिन को दे दिया, FD को दे दिया, ठीक है। मैंने कहा था FD है वो अपनी मर्जी का मालिक है, ठीक है। चाहे तो वो रिएक्शन को वापस गोल घुमा सकता है और चाहे वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को बाहर की तरफ फेंक सकता है, ठीक है। फिर उसने क्या किया, उसने FD से इलेक्ट्रॉन्स है वो वापस किसको दे दिए, साइटोक्रोम B6 को दे दिया। अब आपको ध्यान में रखनी है जो चीजें हम लोगों ने इस साइड से पढ़ी थी ना, इस टाइप से जेड में, ठीक है, वो चीजें आपको यहाँ पे राउंड में पढ़नी है। तो जैसे ये साइटोक्रोम B6 को देगा तो ये कहेगा कि भाई तुम मुझे कुछ प्रॉफिट तो दो, ठीक है। तो ये इसको देने से साथ में ये अपने साथ में एक ATP को प्रॉफिट के फॉर्म में ले लेगा कि भाई कुछ चीज हम दे रहे हैं किसी को, ठीक है, या तो ये बाहर फेंक ही रहा था, इसको दे दिया तो यहाँ से एक एनर्जी मॉलिक्यूल उसको मिल गया, तो एक ATP का फॉर्मेशन तो यहाँ हो गया। उसके बाद में साइटोक्रोम B6 है वो इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, PQ को, प्लास्टोक्विनिन को, प्लास्टोक्विनिन है वो PQH2 को, प्लास्टोक्विनिन रिडक्शन यहाँ पे H2 को दे देगा। अब ये H2 कहाँ से आ रहा है, स्ट्रोमा वाले पोर्शन से आ रहा है बाहर से, ठीक है। अब ये यहाँ से जब साइटोक्रोम F6 को देगा तो यहाँ पे इसको एक ATP की प्रॉफिट और होने वाली है, एक ATP की प्रॉफिट और हो जाएगी, फिर PC और फिर ये यहाँ पे वापस इलेक्ट्रॉन है वो लौट के आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है FES, फिर FD, फिर साइटोक्रोम B6, फिर PQ, फिर साइटोक्रोम F और देन PC। तो इस टाइप से आप लोगों को ये सारे के सारे नाम है इन कंपोनेंट्स के ध्यान में रखने हैं। तो यहाँ पे हम एज ए प्रॉफिट बोलें कि हमें किस चीज़ का प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 2 ATPs का हो रहा है, यहाँ पे NADPH2 भी नहीं बन रहा, यहाँ पे O2 का फॉर्मेशन भी नहीं हो रहा। तो ये दोनों के दोनों डायग्राम है वो आपने कॉपी के दोनों साइड में बना लिए होंगे। अब नीचे की तरफ आप इन दोनों के डिफरेंसेस है वो लिख सकते हैं। तो ये डायग्राम आप ड्रॉ कर लीजिए और डायग्राम ड्रॉ करने के बाद में हम लोग बात करते हैं यहाँ पे आपके इन दोनों के डिफरेंस के बारे में। तो बच्चों
हम लोगों ने नॉन साइक्लिक और साइक्लिक के डायग्राम तो देख लिए। अब हम लोग बात करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। उससे पहले आप अपनी नोटबुक है उसको वापस बंद कर दीजिए। मैंने आपसे कहा था कि दोनों के डिफरेंस है वो दोनों अलग अलग पेज पे लिखना है, ताकि आपको पर्टिकुलर थ्योरी पूछी जाए तो भी आप लिख सकें और डिफरेंस पूछी जाए तो भी आप लिख सकें। लेकिन उससे पहले आपको इन चीज़ों को समझना ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग डायग्राम बना चुके हैं, आपके माइंड में वो सेट हो चुका है कि भाई नॉन साइक्लिक में कैसा हो रहा था, साइक्लिक में किस टाइप से साइकिल है वो चल रहा था। तो हम बात करते हैं सबसे पहले साइक्लिक और नॉन साइक्लिक के डिफरेंस के बारे में, जिसमें सबसे पहले है साइक्लिक। साइक्लिक में हम लोगों ने क्या देखा, PS फर्स्ट इन्वॉल्व, डायग्राम याद आ रहा है, गोल में हमने सिर्फ PS 700 को यूज किया, तो PS फर्स्ट ओनली इन्वॉल्व। उसके बाद हम नॉन साइक्लिक देखते हैं, तो नॉन साइक्लिक में PS फर्स्ट एंड PS सेकंड बोथ आर इंक्लूड, कि दोनों के दोनों क्या थे, इन्वॉल्व थे, उसमें इंक्लूड हुए हुए थे। हम लोगों ने PS फर्स्ट भी देखा था, वो उछाल के कहाँ जा रहा था, PS सेकंड पे, तो जो जेड बन रहा था वो आपको ध्यान में रखना है। फिर है कि यहाँ पे रिएक्शन सेंटर है वो P700 है, यहाँ पे रिएक्शन सेंटर है वो P680 है। उसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीज आर साइक्लिक वेग। जो भी इलेक्ट्रॉन है वो रिलीज होंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीज होके कहाँ जाएंगे, यहाँ पे हायर एनर्जी पे जाएंगे। हायर एनर्जी पे वो अनस्टेबल रहेंगे तो वो वापस कहाँ आएंगे, लोअर एनर्जी पे आने की कोशिश करेंगे। तो हायर से जब लोअर में कहीं और जा रहे हैं तो वो क्या होगा, नॉन साइक्लिक, और यदि वहीं पे लौट के वापस आ रहे हैं तो वो साइक्लिक। तो इलेक्ट्रॉन रिलीज आर साइक्लिक बैक। उधर आपको देखना है कि इलेक्ट्रॉन रिलीज आर नॉट साइक्लिक बैक, वो वापस लौट के नहीं आएंगे तो वो जेड स्ट्रीम कहलाएंगे। और यहाँ पे ठीक है, नो फोटोलाइसिस, यहाँ पे फोटोलाइसिस होता है, यहाँ पे H2O प्रेजेंट है, फोटोलाइसिस होगा। यहाँ पे H2O हम लोगों ने देखा ही नहीं। ओनली 2 ATP सिंथेसाइज्ड, सिर्फ 2 ATPs बन रहे थे, ध्यान में आया, साइटोक्रोम B6 पे बन रहा था और एक यहाँ पे PQ के बाद में बन रहा था, तो यहाँ पे 2 ATP है वो बन रहे थे। उसी के साथ में आप देख लीजिए कि यहाँ पे फोटोफॉस्फोराइलेशन टेक प्लेस एट 2 प्लेसेस, मतलब कि फॉस्फोराइलेशन 2 जगह ATP बन रहा है, तो फॉस्फोराइलेशन कितनी जगह हो रहा था, 2 जगह हो रहा था। और यहाँ पे हमने क्या लिखा कि 1 ATP फॉर्म हो रहा है और 2 NADPH2 फॉर्म हो रहे हैं, उसी के साथ में O2, तो ATP NADPH2 और O2 सिंथेसाइज्ड। ठीक है, अब यहाँ पे जो फॉस्फोराइलेशन है टेक प्लेस एट ओनली 1 प्लेस, सिर्फ एक ही जगह फॉस्फोराइलेशन हो रहा था, एक ही जगह एक ATP का फॉर्मेशन हो रहा था। इट इज नॉट सेंसिटिव टू डाइक्लोरोडाइमेथिल यूरिया, ये इसके प्रति सेंसेबल नहीं होता, मतलब कि यहाँ पे यदि वाटर, ये जो यहाँ पे है डाइक्लोरोडाइमेथिल यूरिया, ये काम क्या करता है, ये काम करता है वाटर के फोटोलाइसिस को रोक देगा। अब वाटर के फोटोलाइसिस को रोक दिया तो ना तो O2 रिलीज होगा, ना यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, और इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं होगा तो PS सेकंड है वो स्टार्ट ही नहीं होगा। तो यहाँ पे तो इसका रोल है ही नहीं, यहाँ तो PS फर्स्ट है, सिर्फ यहाँ पे रोल होगा। इट इज सेंसिटिव टू DCMI एंड इनहिबिट इलेक्ट्रॉन फ्लो, ये जो इलेक्ट्रॉन फ्लो है उसके फ्लो को क्या कर देगा, रोक देगा, इनहिबिट कर देगा। ठीक है, ऑक्सीजन इज नॉट इवॉल्व्ड, इधर इवॉल्व्ड ऑक्सीजन है वो रिलीज हो रहे हैं। ये कहाँ हो रही है, ग्रेना और स्ट्रोमा दोनों में हो रही है, स्ट्रोमा लेमिला है और इधर ये थाइलेकोइड के सिर्फ ग्रेना पोर्शन में कंप्लीट हो रहा है। तो आई होप आप लोगों को ये साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया। यदि कोई चीज़ नहीं समझ में आती है, आज मैं इसके यहाँ तक के जो नोट्स हैं वो भी मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगी, जो भी मेरे पास एक्स्ट्रा नोट्स पड़े हैं, डायग्राम्स कुछ अच्छे होंगे गूगल से तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी, और उसके अलावा जितने भी बॉडी इमेजेस हैं वो भी आपको अवेलेबल मिलेगी। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और घर पे सुरक्षित रहिए। थैंक यू।